हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो मैं इसमें आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या, रेनॉल्ड नंबर के बारे में, साथ ही साथ क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। तो क्या फार्मूला था, इसको शुरू करते हैं, साथ ही साथ इसी के आगे हम लोग टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। तो हमारा लास्ट लेक्चर में जो फार्मूला था वो क्या था, वी सी इज इक्वल टू आर ई, जिसे रेनॉल्ड नंबर आप बोलते थे, ईटा अपॉन में रो डी। ठीक है, वीसी क्या थी, उस फ्लो की क्रिटिकल वेलोसिटी थी। आर ई क्या था, रेनॉल्ड नंबर था। ईटा क्या था आपका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था। रो क्या था आपका, ये था आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड था। डी क्या था, डायमीटर ऑफ द पाइप, जिस पाइप से लिक्विड बहता है। ठीक है, इतनी बातें अपने को समझ में आई थी। अब हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं आर ई यानी रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं रो डी वी सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन में हम लोग लिख सकते हैं ईटा। क्या लिख सकते हैं? ईटा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो डी वी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में ईटा। अब अगर मैं चाहूं तो इसको क्या करूं, मैं ए वी सी से मल्टीप्लाई कर दूं। ए क्या होगी, एरिया ऑफ द पाइप। अच्छा, और वीसी क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी ही है। अगर मैं ऊपर नीचे ए वीसी से मल्टीप्लाई करूं, ए वीसी, ए इज द एरिया ऑफ द पाइप, वीसी इज द, या ए क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह सकते हो आप, और वीसी क्या है आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है, और इससे डिवाइड भी करना है आपको और फिर मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहां भी कर दीजिए ए वीसी। ए की मल्टीप्लाई का साइन यूज करिए, दो की जरूरत थोड़ी नहीं आपको, ये कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर हमारे पास आ रहा है रो डी ए वीसी का स्क्वायर, क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, अपॉन में नीचे आ रहा है अपने पास ईटा ए वीसी, ये आया। अब अगर मैं चाहूं तो इस डी को मैं नीचे ले जाऊं, तो अगर इसको नीचे ले जाऊंगा तो हमारे पास आएगा रो ए वीसी का स्क्वायर अपॉन में ईटा ए वीसी, इसके अपॉन में डी। इतने टर्म को ध्यान से देखिए और इस टर्म को भी आप ध्यान से देखें। तो इन सब को देखने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है भाई, तो यह इनर्शियल फोर्स है। क्या है? इनर्शियल फोर्स। जी बिल्कुल, इसे हम कहते हैं इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स कहते हैं, इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स। अच्छा, अपॉन में इसे बोलते हैं विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स है ये आपका है विस्कस फोर्स। बहुत बढ़िया। और ये किसके बराबर है हम लोगों के? रेनॉल्ड नंबर के। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। हम कह सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर जो होता है वह इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। जी यही तो होता है। इनर्शियल फोर्स किसको बोला गया है? इनर्शियल फोर्स बोला गया है कि जब एक लेयर बहती है तो दूसरी लेयर उसके मोशन का अपोज करती है। वह अपोज करने का ही नेचर क्या है? उसका इनर्शिया है। अच्छा, तो इनर्शियल फोर्स हमने बोला। विस्कस फोर्स क्या है? तो एक लेयर दूसरी लेयर का अपोज कर रही है, इस नेचर को या इस फोर्स को हम बोलेंगे विस्कस फोर्स बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स गोज टू रेनॉल्ड नंबर। अब यह रेनॉल्ड नंबर किसी फ्लो को स्ट्रीमलाइंड है कि वह टर्बुलेंट है, वह कैसे बताएगा? तो कहेंगे कि अगर रेनॉल्ड नंबर क्या हो, लेस देन 2000 हो, 2000 से कम हो, तो उस केस में फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइंड। तो कहेंगे, अगर मैं इसको एक केस की तरह लूं तो बोलूंगा इन दिस कंडीशन फ्लो विल बी क्या? इस कंडीशन में फ्लो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन होगा। जी बिल्कुल, स्ट्रीमलाइंड होगा, स्ट्रीम्ड लाइंड फ्लो होगा, स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो। क्लियर है कि नहीं? स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो। क्लियर? अब अगर इन्होंने बोला कि रेनॉल्ड नंबर क्या हो, ध्यान से सुनिए फिर से, रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम हो। रेनॉल्ड नंबर एक आंकड़ा होता है, एक डाटा होती है, एक नंबर होता है। अगर यह 2000 से कम हो किसी पाइप के लिए या किसी फ्लो के लिए, तो फ्लो कैसा आना चाहिए या कैसा आएगा? जी स्ट्रीमलाइन आएगा। अच्छा,
अब अगर मैं बोलूं कि रेनॉल्ड नंबर क्या हो, रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा हो, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, 2000 से ज्यादा हो कौन, आपका रेनॉल्ड नंबर, लेकिन 3000 से कम हो। इफ द रेनॉल्ड नंबर आर ग्रेटर देन 2000 but less than 3000 then the flow between the streamline and turbulent, उस केस में फ्लो और स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच का होगा, ना तो पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन होगा ना तो पूरी तरह से टर्बुलेंट होगा। अच्छा, तीसरे केस में आप बोलते हैं कि अगर रेनॉल्ड नंबर क्या हो, अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 3000 हो, 3000 से अधिक हो, तो उस केस में फ्लो कैसा होगा, उस केस में जो फ्लो होगा वह कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। तो फ्लो होगा इस केस में टर्बुलेंट। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो, ये टर्बुलेंट फ्लो। और इस केस में क्या था, बिटवीन स्ट्रीमलाइन को मैंने लिख दिया SL, और क्या, एंड बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, TF मैंने लिख दिया ना, टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन के बीच का होगा अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी हो, 2000 से ज्यादा हो बट 3000 से कम हो। लेकिन 3000 से ज्यादा होगी तो फ्लो डेफिनेटली कैसा होगा, टर्बुलेंट, और अगर 2000 से कम होगी तो उस केस में फ्लो कैसा होगा जी, स्ट्रीमलाइन होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया जी, बिल्कुल आया है। अब इतनी बातें हम लोग समझने के बाद बात कर सकते हैं किसके, पॉइजलीज लॉ क्या है, देखिए ध्यान से, पॉइजलीज लॉ, इनके हिसाब से इन्होंने क्या बोला, इनके हिसाब से जो चीजें हुई इनको देखिए ध्यान से। पॉइजलीज लॉ क्या कहता है, ये कहते हैं कि अगर कोई लिक्विड या कोई बोल सकते हैं फ्लूइड कहां से बहता है, अगर वह किसी पाइप से बहता है, पाइप कैसी है, सिलिंड्रिकल है, कैसी है जी, सिलिंड्रिकल है। अगर सिलिंड्रिकल पाइप से कोई लिक्विड बहता है तो उस केस में जो फ्लो होगा वह कैसा आएगा, स्ट्रीम कैसी आएगी, तो वह एक पैराबोलिक होती है। कैसी होती है, पैराबोलिक। एक फिगर से समझते हैं, ये मान लो एक हमारे पास कोई सिलिंड्रिकल पाइप है, कैसी पाइप है जी, सिलिंड्रिकल पाइप है, ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल पाइप है, ये ठीक है। इससे कोई लिक्विड मान लो बह रहा है, ये देखिए कोई लिक्विड बह रहा है, ये देखिए समझिए, ये हाँ, ये इसके बाद ये बहता चला जा रहा है, ये देखिए समझिए। क्लियर। अब अगर बोला इनको हिसाब से जाए तो कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ये जो सबसे ऊपर वाली जो वाल के इस पाइप के वाल के टच में स्ट्रीम होगी उसकी वेलोसिटी कम, इसकी थोड़ी और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगी तो किसकी, बीच वाली लेयर की। अच्छा, इसके बाद ये वाली थोड़ी कम और ये वाली सबसे कम। अगर इसको मैं एक फिगर की तरह इस तरह से ड्रॉ करूं तो मुझे तो यही मिलेगा ना फिगर, देखें ध्यान से, यही तो मिलेगा। कैसा आया ये, तो जी ये आया अपना पैराबोलिक। ये कैसा आया, पैराबोलिक। तो इसकी स्पीड देखा जाए तो कम है, इसकी और कम है, इसकी सबसे कम होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होगी जी, इसकी होगी, ये सबसे तेज बहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इन्होंने बोला कि इस पाइप से बहने वाले लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम V, ठीक है, वॉल्यूम V जो होगा वह इस पाइप के दोनों एंड के प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इसके बाद बोला कि इस पाइप की जो रेडियस होगी, इस पाइप की जो रेडियस होगी, मान लो है रेडियस कितनी है, तो रेडियस R है, तो उस रेडियस के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बोला कि ये पाइप की जो लेंथ है, पाइप की की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसके बाद इन्होंने बोला कि पाइप की लेंथ के तो इनवर्सली हो गई, रेडियस की 4th पावर के डायरेक्टली हो गई, प्रेशर के डायरेक्टली हो गई। इसके बाद बोला कि जो लिक्विड बहेगा वह क्या होगा, इस लिक्विड के, यानी जो लिक्विड इसमें से बह रहा है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के भी क्या होगा, इनवर्सली होगा। अच्छा, तो ईटा के भी। क्लियर है। अब इतनी बातों को अगर मैं साथ में लिखूं तो मैं लिखूंगा V डायरेक्टली PR की पावर 4 अपॉन में ईटा L। क्लियर है कि नहीं, बहुत जी समझ में आया। V क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम है। अच्छा, अब अगर इतनी बातें समझ में आई तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू π/8। इसके बाद क्या, PR की पावर 4 अपॉन में ईटा L।
ये होता है पॉइज़ोलिस फार्मूला। पॉइज़ोलिस फार्मूला क्लियर है कि नहीं, समझ में आया है जी? बिल्कुल, यही होता है पॉइज़ोलिस फार्मूला। ठीक है, अब ये पॉइज़ोलिस फार्मूला होने के बाद मैं बोल सकता हूँ पाई बाई 8 क्या है? पॉइज़ोलिस कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इतनी बातें अपने को समझ में आई हैं। अच्छा, इतनी बातें समझने के बाद हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ी और कुछ सोची जाए बातें या करी जाए आपसे, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं? कह सकते हैं कि मान लो कि कोई पार्टिकल किसी लिक्विड में गिर रहा है, कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? किसी लिक्विड में गिर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इफेक्टिव फोर्स उस पर कितना होगा, यानी बात कर सकते हैं हम लोग स्टोक्स लॉ की। किसकी बात कर सकते हैं? स्टोक्स लॉ की। अच्छा, मान लो कि कोई बॉडी यानी कोई पार्टिकल लिक्विड में गिर रहा है जिसकी डेंसिटी कितनी है जी? तो मान लो कि उसकी डेंसिटी है जी रो है। उसकी डेंसिटी कितनी है? रो है। जो पार्टिकल गिरेगा उसकी डेंसिटी रो है। क्लियर है? अच्छा, उस पार्टिकल की रेडियस वह स्फेरिकल शेप का है तो उसकी रेडियस क्या है? मान लो आर है। समझ में आया? अच्छा जी, जिस लिक्विड में गिर रहा है उसकी डेंसिटी है जी सिग्मा। उसकी डेंसिटी क्या है? सिग्मा है। बहुत अच्छा, वह अंडर द ग्रेविटी गिर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ग्रेविटी के अंडर नीचे आ रहा है। अच्छा, इतना सब कुछ हो रहा है, तो कह सकते हैं कि पार्टिकल पर ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा ग्रेविटी की वजह से? अगर पार्टिकल का मास m हो तो कहेंगे mg लगेगा। तो मास कितना होगा? तो कह सकते हैं कि पार्टिकल स्फेरिकल शेप का है, तो क्या मैं उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखूं तो मुझे मास मिल जाएगा? जी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं फोर्स या वेट मैं बोल सकता हूं उस पार्टिकल। अच्छा बताओ कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम लोग वेट भी कहते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि फोर्स, ये भी बोल सकते हैं ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। पार्टिकल पर कितना लगेगा? तो कहेंगे वह कितना लगेगा जी? वो फोर्स होगा, पहले तो पार्टिकल का मास m पता चल जाए, तो क्या हुआ होगा? 4/3 पाई आर का क्यूब। वॉल्यूम न होगा, आपको पता होगा एक फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, क्या कि डेंसिटी इज इक्वल टू होगा क्या? मास बाई वॉल्यूम। तो क्या हम लोग मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कह सकते हैं? तो कह सकते हैं जी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, उस पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है जी? तो रो है, रो हो गया। अच्छा, इसके बाद कह सकते हैं कि ग्रेविटी के अंडर गिर रहा है तो उस पर जी भी वर्क कर रहा है, ये हो गया उस पर ग्रेविटी की वजह से फोर्स। अच्छा, अब अगर इतनी बातें समझ में आई तो क्या लिक्विड भी उस पर फोर्स लगाएगा? जी उस पर तो लगाएगा ही लगाएगा। अच्छा, अगर लिक्विड फोर्स लगाएगा तो वह कितना लगाएगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड की वजह से फोर्स ड्यू टू लिक्विड। अच्छा, इसको देखें तो फोर्स ड्यू टू लिक्विड क्या कहेंगे हम लोग? तो कहेंगे लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगेगा वह 4/3 पाई आर का क्यूब। पाई आर का क्यूब आपने क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि 4/3 पाई आर का क्यूब क्या है? वॉल्यूम है, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेंसिटी इस केस में क्या होगी जी? इस केस में लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा होगी। अच्छा, इंटू जी होगा जी, यही तो होगा जी। बिल्कुल समझ में आया, क्लियर है? अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं नेट फोर्स कितना लगेगा? तो नेट फोर्स पार्टिकल पर कितना लगेगा? तो कहेंगे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में से या ग्रेविटी वाले फोर्स में से लिक्विड का फोर्स माइनस कर दिया जाए तो नेट फोर्स पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब अगर बात करी जाए तो 4/3 पाई आर का क्यूब रो जी। अच्छा, माइनस 4/3 पाई आर का क्यूब सिग्मा जी। अच्छा जी, तो देखिए ध्यान से, 4/3 पाई आर का क्यूब कॉमन ले लिया आपने, आपके पास क्या बचा? रो माइनस सिग्मा इंटू जी, यही तो बचा। बहुत अच्छा, अब अगर इतनी बातें समझ में आई तो मैं बोल सकता हूं कि चलो पार्टिकल पर जो नेट एक्सेलरेशन लग रहा है, पार्टिकल जिस एक्सेलरेशन के अंडर मोशन कर रहा है वह ए है, और पार्टिकल का मास कितना है जी? m है। तो क्या फोर्स लगेगा? नेट फोर्स उस पर लगेगा mag लगेगा। क्या पार्टिकल का मास है इस समय अगर मैं बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो है, जहां पर 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? उस पार्टिकल का क्या है या बॉडी का क्या है? वॉल्यूम है। रो क्या है? उसकी डेंसिटी है, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी गोस टू मास ही तो होता है। चलो, तो हम लोगों को पता है ना क्या? सिंस एफ नेट इज इक्वल टू होता है ma। बहुत अच्छा जी, तो क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो इंटू ए, और इसके बाद क्या आपके पास? इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब रो
माइनस सिग्मा इंटू जी। ध्यान से देखें तो 4/3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इधर भी कैंसिल हुआ। और देखा जाए तो रो उधर गया, ए कितना आया, इसको ए को काउंट करें तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा रो। देखिए यहाँ क्या हो रहा है आपके पास, रो यही ना है, ये जा रहा उधर डिवाइड करेगा। अगर रो डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास आएगा रो माइनस सिग्मा और अपॉन में रो इंटू जी, यही तो आएगा इंटू जी। अब अगर मैं चाहूं तो डिनोमिनेटर यानी रो के हिसाब से फ्रैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो हमारे पास तो ये भी पॉसिबल होगा। क्या हमारे पास आएगा 1 माइनस सिग्मा बाई रो इंटू जी। ध्यान से देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर सिग्मा ज्यादा होगा, इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, उस केस में क्या होगा, तो बोलेंगे उस केस में अगर पार्टिकल की डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो देखेंगे कि ए विल बी निगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो उस केस में फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1 और 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1 तो देन इट विल बी निगेटिव। उस केस में बोलेंगे कि ए विल बी निगेटिव। इसका मतलब पार्टिकल नीचे जाने की बजाय उस लिक्विड में ऊपर चलेगा। इसीलिए तो बबल्स जो होते हैं लिक्विड के वो क्या करते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। लिक्विड में से क्या होते हैं, ऊपर की ओर आते हैं कि नहीं आते हैं, धीरे धीरे। अच्छा, अब अगर आप बात करें कि क्या हो, लिक्विड का डेंसिटी कम हो बट पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा हो, मान लो कि रो ज्यादा हो, उस केस में देखेंगे कि फ्रैक्शन विल बी लेस देन 1 और 1 माइनस समथिंग लेस देन 1 विल बी पॉजिटिव। उस केस में ए पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा और पार्टिकल लिक्विड में नीचे की ओर चलेगा, यानी नीचे की ओर जाएगा। ये था स्टोक्स लॉ भी इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, स्टोक्स लॉ भी हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, स्टोक्स लॉ कह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए होगा क्या, तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे लिक्विड उस लिक्विड में जैसे जैसे पार्टिकल लिक्विड में जाएगा धीरे धीरे लिक्विड की तरफ से लगने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। एक केस ऐसा आएगा कि जिस समय विस्कस फोर्स पार्टिकल पर लगने वाले इफेक्टिव फोर्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस केस में मैं बोल सकता हूं ए विल बी जीरो, यानी एक्सेलरेशन विल बी जीरो। जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल एक मैक्सिमम वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। उस मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। फिर से सुनिएगा, जब पार्टिकल क्या करेगा, लिक्विड में नीचे की ओर जाएगा तो विस्कस फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा, वह आपके एक्सेलरेशन ए के बराबर हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि आपके नेट फोर्स के बराबर क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स हो जाएगा। उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और पार्टिकल के पास उस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वह पार्टिकल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिक्विड के अंदर चला जाएगा या चलेगा। उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कहा जाता है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है। और स्टोक्स फार्मूला जो होता है, स्टोक्स फोर्स के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, जहां पर पाई क्या है आप जानते ही हैं, ईटा क्या है जी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर क्या है रेडियस ऑफ द पार्टिकल, यानी उस जो पार्टिकल लिक्विड के अंदर जा रहा है उसका रेडियस है, वी क्या है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। बहुत अच्छा, समझ में आया। अब अगर इतनी बातें समझ आई तो क्या मैं बोलूं कि इफेक्टिव फोर्स हमारा यही था, यानी नेट फोर्स हमारा क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी, यही तो था जी। बिल्कुल समझ में आया। तो क्या मैं लिख सकता हूं 6 पाई ईटा आर वी इट इज इक्वल टू कितना, 4/3 पाई आर का क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ध्यान से देखें तो क्या हमारे पाई से पाई कैंसिल होगा जी, ऐसा ही तो होगा। ध्यान से देखें तो आर से आर भी कैंसिल, यानी 2 पावर इसकी बची। और इसके बाद जो आपके पास आ रहा है वह आएगा v इज इक्वल टू, आएगा कि नहीं आएगा, 2/9। 2/9 ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अच्छा, 2/9। इसके बाद आपके पास आएगा आर स्क्वायर बाई ईटा और रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ध्यान से देखें तो यह टर्मिनल वेलोसिटी v जो है वह रेडियस के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और विस्कोसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर पार्टिकल बड़ा होगा, रेडियस ज्यादा होगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। यही तो होता भी है। जब बारिश होती है तो जो बड़ी ड्रॉप्स होती हैं वह तेज आती हैं, जो छोटी ड्रॉप्स होती हैं धीरे आती हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़ी ड्रॉप्स का रेडियस ज़्यादा होता है, छोटी ड्रॉप्स का रेडियस कम होता है। आई होप इतनी बातें तो आप समझ ही गए होंगे कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वह हमेशा पार्टिकल की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप इतनी चीजें समझने के बाद अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। अगर कुछ और भी आपको चाहिए मुझसे, यानी इन टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।